तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पिछले क्लास में बिल ऑफ राइट्स, हम लोग लास्ट क्लास जो बिल ऑफ राइट्स पढ़े हुए थे जो कि 1688 गौरकोट क्रांति का हिस्सा था। तो उसके बाद का कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल ऑफ राइट्स के बाद का कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद जो हम आपको बताए हुए थे कि जेम्स द्वितीय जो है मोहर को फेंक दिया था, टेम्स नदी में फेंक दिया था, वो भाग गया था। तो उसके बाद विलियम तृतीय को बुलाया गया कि आप आइए, पत्र पे जो हस्ताक्षर करवाया जिसको कि बिल ऑफ राइट्स का नाम हम लोग दिए, उसमें क्या क्या डिटेल था वो हम लोग चर्चा पहले ही हम लोग कर चुके हैं। तो उस वहां तक हम लोग क्या हुए थे। तो विलियम तृतीय को बुलाया, मतलब कि विलियम का हॉलैंड का जो राजा था उसको बुलाया और उसको बोला कि तुम जो है शासन करो। तो उसके बाद का कहानी विलियम तृतीय किस प्रकार से शासन करता है, विलियम तृतीय और मैरी सेकेंड, तो ये दोनों मिलकर संयुक्त शासन किस प्रकार होता है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। संयुक्त शासन किस प्रकार करता है इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे तब ज्यादा बेटर तरीका से आप समझ पाएंगे, ज्यादा बेटर तरीका से उसको लिख पाएंगे। वैसे उसी का जस्ट बिल ऑफ राइट्स के बाद का ही तो कहानी है। हम आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, टीएमबीयू यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो है ना, हम आपको पेपर 4 पढ़ा रहे हैं। पार्ट 2 का पेपर 4 हिस्ट्री की है, जो कि क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो कि पार्ट 2 का हिस्सा है ये। और अदर यूनिवर्सिटी में हो सकता है किसी और का पार्ट 1 का ये वाला हिस्सा हो। तो आपको जहां से भी जो भी हिस्सा है वहां से आप ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब जगह आप लिखिएगा, एक ही समझ में आएगा, एक ही सब किताब में एक ही रहता है, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वो वाला वीडियो बिल ऑफ राइट्स देख लीजिएगा, तब ज्यादा बेटर तरीका से अच्छा वे से समझ में आएगा। और जितने भी आज चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए, चैनल को मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो। अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या पसंद नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या उसको सुधारा जा सकता है। तो चलिए, इसका क्वेश्चन क्या होगा, हम आपको पहले क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ सकता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि विलियम तृतीय और मेरी द्वितीय का संवैधानिक विश्लेषण करें या संवैधानिक महत्व बताएं। संवैधानिक महत्व क्या है, क्या है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहले आप ये देखिए कि संवैधानिक महत्व का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब कि क्या ये हो सकता है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि गृह नीति भी होगा और विदेश का नीति भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक नीति में, संविधान में केवल गृह का ही बात होता है या विदेश का ही बात होता है। कुछ कुछ विदेश का ही बात होता है। तो हम लोग को वही देखना, विलियम तृतीय क्या क्या गृह नीति में अपनाया अपना कार्य, क्या क्या विदेश नीति में अपनाया, वो किस प्रकार दोनों का सामंजस्य बना के आगे चलता रहा। तो इस यही वाला ये वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंग्लैंड का हिस्ट्री को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए और इंडिया का पॉलिटिकल साइंस को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि मोस्टली अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशनल भाग जो है ब्रिटेन से लिया गया, बहुत कुछ लिया गया। तो इस समय यहाँ पे इस सब चीज का विकास हो रहा था, बहुत तेजी से बूम पे था, ठीक है। तो तभी ये सब हो रहा था। तो इसको आज जो भी बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा पूरा, तभी अच्छा समझ में आएगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा, इसका आंसर बहुत ही लंबा जाने वाला है। तो इसको 2-3 वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं, तब ये समझ में ज्यादा बेहतर तरीका से आएगा, ठीक है। तो देखिए, विलियम तृतीय और मेरी द्वितीय का संवैधानिक महत्व, जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए हुए थे, स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं लिखना है कि मतलब संवैधानिक महत्व निम्नलिखित है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना। पहले जो क्वेश्चन डिमांड किया उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। तो हम लोग क्या देखे थे कि जेम्स द्वितीय राजमोहर राजमोहर फेंक कर भाग गया था। राजमोहर फेंक कर भाग गया, तब ना इसका परिणाम आया कि रक्त का एक भी कतरा बिना बिना बहे, इसका परिणाम देखने को मिला। तो वो भाग गया। तो उसके बाद विलियम तृतीय को बुलाया गया कि आप आइए, आप शासन कीजिए यहाँ पे। तो विलियम तृतीय आया और उसको स्वीकार किया कि हम ठीक है, हम शासन करते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स को हस्ताक्षर किया, उसके बाद शासन करना स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए, ये शासन पे आया तो विलियम तृतीय तृतीय विलियम तृतीय क्या किया कि हुइग और टोरी दोनों से नेता चुनता था, दोनों से नेता लेता था।
देखिए आपको बोल के समझाते हैं तब ज्यादा बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। इस तरह में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा समझने में। देखिए विलियम तीर्थ ने क्या किया था कि स्वीकार कर लिया। उसका जब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखता है एक हुई दल बटा हुआ, एक टोरी दल बटा हुआ है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हुए थे कि एगो हुई दल था और एक था टोरी दल। तो दो दल यहाँ पे बटा हुआ था, यहाँ पे मैं मतलब ब्रिटेन में। तो हुईग दल, हुईग से नाम सुन के लग रहा है कि हुईग हौ से हथियार। तो हुईग दल वाले जो व्यक्ति थे वो हथियार मतलब कि युद्ध पसंद करते थे। अटोरी वाला लोग युद्ध पसंद नहीं करते थे, युद्ध पसंद नहीं करते थे। हुईग वाला युद्ध पसंद करते थे, हौ से हुईग हौ से हथियार, ये याद रखिएगा। टोरी युद्ध पसंद नहीं करते थे। तो विलियम तीर्थ क्या किया, स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ कि वो दोनों से नेता अपना चुनता था। थोड़ा मोड़ा हुईग से चुन लिया, थोड़ा मोड़ा टोरी से चुन लिया, यही करता था। लेकिन थोड़ा दिन बाद पता चला कि हुईग वाला जो है ये तो हथियार वाला आदमी है, हथियार का जरूरत है हमको। तो तभी क्या हुआ था, हम आपको पिछला वीडियो में ही बताए हुए थे कि उस समय विलियम तीर्थ जो है फ्रांस के साथ युद्ध करने में व्यस्त था। किसके साथ बोले, फ्रांस के साथ युद्ध करने में, मतलब कि फ्रांस के साथ इसका बाताबाती हो रहा था कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। यही बोलता था, नहीं हम तुमको मार देंगे हॉलैंड को, और वो बोलता था हम। तो तभी क्या हुआ कि अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचा कि नहीं, हुई दल वाला को बनाया जाए। थोड़ा मतलब कि वो है हथियार प्रेमी है, तो हमको युद्ध करने में फायदा देगा, सुविधाजनक देगा। तो ये क्या किया, इसको अपना दल में बना लिया, हुई दल को। इससे क्या होगा, टोरी लोग रुष्ट हो जाएगा कि इसको बना लेता। तो इसका उपाय बाद में किया जाता, अभी नहीं किया था। तो देखिए यहाँ तक बात समझ में आया कि मतलब कि विलियम तीर्थ सबसे पहले आया तो क्या किया, अपना मंत्री बनाना स्टार्ट किया। उसके थोड़ा दिन बाद देखा कि हुई वाला को बनाना चाहिए, तो हुई वाला को बनाया, क्योंकि फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था। इतना तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब अच्छा एक बात और, ये देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। कब लाया गया, 1701 में लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में लाया गया संसद के द्वारा। इस समय क्या हुआ था कि संसद अपने बूम पे था, पार्लियामेंट अपने बूम पे था। मतलब कि पहले से ही संसद था, पहले से ही पार्लियामेंट था, लेकिन तभी राजा के पांव तले दबा हुआ था वो लोग। मतलब संसद कुछ नहीं कर सकता था, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब विलियम किसी के समय में वही बिल ऑफ राइट साइन करवाया, तो अब जो है पार्लियामेंट बूम पे आ गया, सर्वशक्तिमान उसको बना दिया। तो उसने एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया संसद ने राजा के विरुद्ध, राजा के खिलाफ, कि आप जो टोरी हुई वाला दल को जो आप नेता बना रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हुई दल वाला को, सिर्फ हुई दल वाला को नेता मत बनाइए, अगर बनाना है तो दोनों को बनाइए। लेकिन ये दोनों को बना, जब भी बनाता था तब विलियम टेलर देखता था ये दोनों आपस में लड़ रहा, ये हथियार को पसंद करता, उन्हें करता, आपस में दोनों मारकाट स्टार्ट, ये वो। मतलब तो विलियम टेलर एक उपाय निकाला कि हुई वाला को बनाएंगे। तो थोड़ा दिन बाद जाके एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू कर दिया 1701 ईस्वी में, जिसमें कि ये बताया गया कि आप जो है हुई वाला को मत बनाइए, जिसको कि बाद में इसको भी खारिज कर दिया जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ई बोला, ब्रिटेन का संसद ये बोला कि आप जो बनाइएगा मंत्री, आप जो बनाइएगा मंत्री, वो जो है संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बोला कौन, ये बोला संसद, ये बोला पार्लियामेंट, कि आप जो है मतलब कि जो भी करेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मंत्री वहां से आप नहीं उठा सकते हैं। तो इससे ये वाला बात सुन के कि और सबको भड़क गया कि अरे ये कैसे हो सकता है, जहाँ पे मेरा बहुमत है, जहाँ पे जनता का बहुमत है, जहाँ जनता का प्रतिनिधि बैठा हुआ है, वही आदमी को आप जो है नेता नहीं बनाइएगा, तो फिर काहे चीज का आप सरकार चला रहे हैं। जो कि अब यहाँ पे वही होता है, जो कि आगे भी और हम बताएंगे, दोनों को इंडिया और ब्रिटेन को रिलेट करके बताएंगे कि कैसे तैयार ढांचा हुआ मूल ढांचा विलियम तीर्थ हम बता रहे हैं आप, लेकिन ये भी समझते रहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं हुआ, तो वहां का जनता लोग भड़क गया कि नहीं ये कैसे हो सकता है, जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, कोई भी मंत्री बनेगा, जैसे कि रेल मंत्री, खाद्य मंत्री, कुछ का होगा, वो लोकसभा में जो जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को बनाता है। और रेयरली होता है तो जो मतलब कि सर्वश्रेष्ठ योगदान देता है तो उसको विपक्ष का भी कभी कभी बना दिया जाता है। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं आया होगा। अब देखिए, अब इसका जो मेन क्वेश्चन है संवैधानिक महत्व, यहाँ तक आप लिख लिए उसका मूल ढांचा, जो हम हमेशा बोलते हैं कि 1-1.5 पेज या 1 पेज कम से कम उसके बारे में रहना चाहिए, उसके बाद निम्नलिखित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि यही चीज लिखना, विलियम तीर्थ और मैरी द्वितीय का संवैधानिक महत्व निम्न आयामों से समझ सकता है, निम्न आयामों से समझ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग यही लिखेंगे, महत्व निम्न आयामों से समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारा पॉइंट में डिवाइड है ये वाला, जिसको कि बहुत लंबा चले जाता है, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, जिससे कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा।
क्योंकि इंडिया को भी हम रिलेट करके चल रहे हैं, ब्रिटेन का संसद को खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। ये वाला क्लियर आपका हो जाएगा, निफिकिर एकदम रहिए। तो ये देखिए पहला नंबर क्या है, विलियम तृतीय का, विलियम तृतीय का परराष्ट्र नीति, विलियम तृतीय का परराष्ट्र नीति। अब परराष्ट्र नीति क्या है, तो देखिए क्या है, हम आपको बस बोलते जाएंगे, आप जो है अपने से लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कहीं भी लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके बेधड़क बता सकते हैं, लिखने में हमको प्रॉब्लम आ रहा है, हम समझ गए पूरा, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपको पीडीएफ बना के देंगे। नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ज्यादा टाइम मिल नहीं रहा है, तो वहाँ अभी ज्यादा लिखे नहीं है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए स्पेशली इसका, तो हम आपको फोटो में वो वाला दे देंगे। टेलीग्राम पे सब जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे ही देते हैं। तो विलियम तीर का पर राष्ट्रनीति क्या है, देखिए विलियम तीर से क्या हुआ, 1688 में बन गया था राजा। 1688 जो हम बोले थे कि 20 जनवरी को वो जो मतलब कि पारित हुआ था, तो उसके बाद घोषणा कर दिया गया था, तो ये पारित हो गया। उसके बाद इसने क्या कर दिया था कि हुइग और टोरी दल से, जैसा कि हम आपको बताएं कि हुइग और टोरी यहाँ से अपना नेता चुनता था, यहाँ से अपना नेता चुनता था ही, तो हुइग वाला को ज्यादा चुनता था, हथियार पसंद था इसको। और तभी क्या चल रहा था, फ्रांस के साथ युद्ध, युद्ध नहीं चल रहा था, गहमागमी का माहौल था। तो फ्रांस के साथ जो युद्ध मतलब कि गहमागमी का माहौल था, तो पर राजनीति में क्या, जैसे ही ये बना, जैसे ही सत्ता हासिल किया, जैसे ही सत्ता हासिल किया, फ्रांस को परेशान करने लगा, फ्रांस को परेशान करने लगा, ठीक है। जैसे ही राजा बना वो फ्रांस को परेशान करने लगा, और वैसे ही युद्ध स्टार्ट इसने कर दिया। सो 1689 से लेकर 1697, 8 साल इतना तक फ्रांस के साथ युद्ध करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला इसका हो गया पर राष्ट्रनीति। पर राष्ट्रनीति में मतलब ये हुआ कि उसने आया, हुइगा टोरी को अपना नेता बनाया, वो अपना लक्ष्य में क्लियर था कि मतलब कि फ्रांस को सताना है, फ्रांस को। अब क्या होता है देखिए, जैसे कि किसी को आदमी सता रहा, बहुत सता रहा, बहुत सता रहा, और उसको अचानक एक दिन शक्ति प्राप्त हो गया, मतलब कि तुमको जो करना है तुम कर लो, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो वही करेगा जो इंसान उसको सता रहा था उतना दिन से, उसको या तो दंड देगा या उसको मारे वारेगा, तो सबसे पहले वही करेगा। तो विलियम तृतीय भी वही कर रहा था, उतना दिन से फ्रांस उसको सता रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन वो कर रहा था। विलियम तृतीय का मानना था, इसी में लिखना है कि विलियम तृतीय का मानना है कि यदि फ्रांस का शक्ति बढ़ जाएगा तो यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। यूरोप में तभी लुई 14वां का शासन चल रहा था, लुई 14, लुई 14 का शासन चल रहा था तभी। तो विलियम तृतीय बोलता था कि लुई 14 जो है अपना मंसूबे में यदि कामयाब हो गया, तो वो पूरा का पूरा यूरोप का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। क्यों कामयाब, मतलब उसका क्या मंशा था, इसका मंशा ये था कि पूरा का पूरा यूरोप में जो ना कैथोलिक धर्म को फैला दिया जाए, कैथोलिक धर्म। अब देखिए, अब आपको पिछला क्लास का महत्व समझ में आ रहा होगा कि कैथोलिक के बारे में हम क्या क्या बताए थे। तो लुई 14वां चाहता था कि कैथोलिक धर्म पूरा यूरोप में फैल जाए, तो विलियम तृतीय वो नहीं चाहता था, तो इसीलिए इसके ऊपर हमला कर दिया। तो यही है विलियम तृतीय का पर राष्ट्रनीति, मतलब कि जब वो सत्ता पे आया तो उसका राष्ट्रनीति बदल गया, उसका फुल्ली कन्वर्ट हो गया। जो पहले की बच्चा जैसा म्यों करके रहता था, अब वो दहाड़ने लगा था। तो ये 1 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि कमेंट आना जरूरी है। दूसरा नंबर क्या हुआ, स्कॉटलैंड में विद्रोह, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में विद्रोह। अब स्कॉटलैंड में विद्रोह क्या हुआ, दूसरा नंबर पॉइंट है स्कॉटलैंड में विद्रोह। विलियम तृतीय जब राजा बना, जेम्स द्वितीय राजा हट गया था, तो जेम्स द्वितीय ये सपोर्टर था जेम्स द्वितीय का, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड सपोर्टर था जेम्स द्वितीय का। तो जेम्स द्वितीय पता चला इन लोगों की राजकुमार फेंक के भाग गया है, कौन, जेम्स द्वितीय भाग गया है। तो स्कॉटलैंड बोला कि हाँ, ये हम आपका मदद करते हैं, हम आपको राजा बनाने में मदद करते हैं, हम बदले में आप हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये आता है, ढेर होशियार बन रहा था स्कॉटलैंड, सेना खड़ा करके चल गया युद्ध करने के लिए विलियम तृतीय के साथ, विलियम तृतीय के साथ। अब ब्रिटेन जैसा शक्तिशाली शासक, मतलब कि शक्तिशाली देश, ब्रिटेन तो स्टार्टिंग से ही शक्तिशाली रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंडिया में शासन करते वक्त शक्तिशाली रहा, ऐसा नहीं है, पहले से ही शक्तिशाली ही था वो। तो विलियम तृतीय के साथ युद्ध करने के लिए चला जाता है कहाँ, डोडा, डोडा का नवाब, ये उस जाति का नाम है जो कि विद्रोह करने के लिए स्कॉटलैंड बुलाता है। डोडा का नवाब मतलब कि वहाँ का जगह डोडा, जैसे कि लोकल एरिया में गुंडा गुंडा हो रहा था ना, तो उसी को डोडा का नवाब, एक बड़ा जाति था, उसको बुलाया विलियम तृतीय को अटैक करने के लिए। लेकिन विलियम तृतीय क्या किया कि लेक्रेनकी,
किलेंक्री, किलेंक्री के युद्ध में, किलेंक्री के युद्ध में परास्त कर दिया, परास्त कर दिया। स्कॉटलैंड में जब विद्रोह हुआ तो किलेंक्री के युद्ध में जो है ये डोडा का नवाब और उसका स्कॉटलैंड का सपना जो है चूर कर दिया कि नहीं, हम जो है विलियम तृतीय यहाँ का असली शासक है, यहाँ का है, तुम लोग का बोलने से हम फर्क, हमको कुछ नहीं पड़ता, हम रहेंगे, ये हम साबित कर देते हैं, और ये साबित इसको कर दिया। इसके बाद देखिए स्कॉटलैंड के जस्ट बाद ही जो होता है ना, स्कॉटलैंड के जस्ट बाद ही, स्कॉटलैंड के बाद ही आयरलैंड का विद्रोह हो जाता है। आयरलैंड, आयरलैंड का विद्रोह। अब आयरलैंड का विद्रोह में क्या होता है, क्यों करता है ये लोग, आयरलैंड का विद्रोह क्या करता है, यहाँ पे स्कॉटलैंड क्या हुआ, स्कॉटलैंड वाला को पता चला कि ये जो है ना जेम्स द्वितीय भाग गया है, जेम्स द्वितीय का मदद करना चाहिए, पता चला, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस सिचुएशन में जेम्स द्वितीय खुद आ गया था, यहाँ पे जेम्स द्वितीय खुद आ गया, खुद आ गया और हेल्प हेल्प मांगने लगा, किससे, आयरलैंड से हेल्प मांगने लगा कि आप जो है मेरा मदद कीजिए, हम बदले में हम आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि हम ब्रिटेन का शासक है, आप मेरा मदद करके गद्दी पर बैठा दीजिए। तो जेम्स द्वितीय गद्दी, और ये पूर्णतः आयरलैंड पूर्णतः कैथोलिक वाला राष्ट्र था, कैथोलिक, तो जाहिर सी बात है ये जो है जेम्स द्वितीय को सपोर्ट करेगा, पूरा फुल फुल हैंड से सपोर्ट करेगा, क्योंकि जेम्स द्वितीय भी कैथोलिक था, हम आपको बताए हुए थे पहले ही। तो कैथोलिक को सपोर्ट करने के लिए ये भी युद्ध करने के लिए रेडी हो गया, जेम्स द्वितीय के लिए रेडी हो गया। विलियम तृतीय का कान में ये पता चला कि वहां पे जेम्स द्वितीय जो है पहुंच गया है, स्कॉटलैंड पहुंच गया, सॉरी आयरलैंड, आयरलैंड पहुंच गया है विलियम द्वितीय, तो आप जो उसको सबक सिखाना पड़ेगा, वहां पे सुनते हैं कि सबको इकट्ठा कर रहा है, कैथोलिक सबको इकट्ठा कर रहा है मारने वारने के लिए। तो विलियम तृतीय क्या किया, अपना सेना को बुलाया, "ये सेना रेडी करो, हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए आयरलैंड पे।" तो उसका सैनी रेडी कर लिया, सेना सेना रेडी किया, उसका चला गया युद्ध करने के लिए। विलियम तृतीय अपनी सेना के साथ खुद आता है आयरलैंड, ठीक है, आने का वेट भी नहीं करता है, खुद आता है, और नाम आता है बोयान, बोयान का युद्ध, बोयान का युद्ध में इसको हरा देता है, बोयान का युद्ध में इसको हरा देता है, किसको, आयरलैंड को हरा देता है। और तभी से ही आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों मान लेता है कि ठीक है भैया, हम जो है स्वीकार करते हैं, हम मतलब कौन, कैथोलिक धर्म के सभी राष्ट्र स्वीकार ये करते हैं कि विलियम तृतीय जो कि एक प्रोटेस्टेंट है, उसको उसको ब्रिटेन का शासक बनने में कोई ऐतराज नहीं है, वो बन सकता है, जरूरी नहीं है कैथोलिक ही बनेगा। तो ये सब 3 पॉइंट आपको, उम्मीद करते हैं कि तीनों पॉइंट अभी तक क्लियर हो चुका होगा। पूरा डिटेल लिखने का काम आप कर लीजिएगा, लिखने लिखा लिखी मेरा काम नहीं है। अब वैसे पहले का वीडियो अपलोड हो चुका, विलियम तृतीय स्टार्टिंग में जब हम बताए थे तब हम आपको लिखा हुआ सही बताए थे, ठीक है, लेकिन इस तरह का समझाने का तभी मिला, मौका नहीं मिला था, अभी बोर्ड है तो समझा रहे, तो आप वहां से नोट्स लिख सकते हैं और यहाँ पर से समझ सकते हैं। तक तो कोई समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्ट 2 पेपर 4 टीएमबीयू यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसी का ये हिस्सा है। आप बढ़िया से देख के समझ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जिसका भी सिलेबस में जहाँ पे भी है वो यहाँ से देख सकता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ रहा है ना, 4 में क्या है, लोकसभा का उत्थान, लोकसभा का उत्थान। देखिए ये समझने मत, तो हम जो बोले थे कि गृह और विदेशिक दोनों होगा, तो हम लोग अभी जितना पढ़े, तीनों जो पढ़े थे वो था विदेशिक, अब हम लोग गृह का बात कर रहे हैं, लोकसभा का बात कर रहे हैं। लोकसभा का उत्थान कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज बस यही टॉपिक समझा के खत्म कर देंगे, क्योंकि इसी में टाइम लग जाएगा समझाने में, क्योंकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य से भी इसको तुलनात्मक भाव में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। लोकसभा का उत्थान देखिए क्या हुआ था, गौरवशाली क्रांति, गौरवशाली क्रांति के बाद, गौरवशाली क्रांति के बाद ही संसद अपनी सत्ता में आई थी। अपनी सत्ता मतलब कि अपना वास्तविक रूप में अपना सत्ता में आई थी। गौरवशाली क्रांति के बाद संसद को अधिकार मिल गया था, बहुत अधिकार, पार्लियामेंट को बहुत अधिकार मिल गया था, तो वहां पे सत्ता में आ गया था, ज्यादा हद तक पूरा फल फूल गया था। तो तभी क्या हुआ था कि पार्लियामेंट जो है, मतलब कि लोकसभा का जब उत्थान का चरण जब चल रहा था, ठीक है, लोकसभा का उत्थान का जब चरण चल रहा था, हाँ, तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार मिल गया था, तो तभी क्या कर रहा था कि राजा को नीचे दबाने का ट्राई किया जा रहा था, बहुत ज्यादा राजा को नीचे दबाने का बहुत ज्यादा संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा ट्राई किया जा रहा था। तो राजा लोग को दबाने के क्रम में क्या हुआ था कि राजा पर धन जो देता था, मतलब कि राजा को धन
राजा को धन देना बंद कर दिया, बंद कर दिया। मतलब कि जितना भी टैक्स वैक्स के द्वारा पैसा जो आता था, राजा को बस उतना ही पैसा दिया जाता था जितना वो अपना चल ले संभल ले। लेकिन हाँ, सब काम राजा के ही मोहर से, राजा के ही सापेक्ष से सब कुछ राजा से ही होता था, लेकिन राजा को धीरे धीरे दबाने का काम किया जाने लगा। तो धन बंद कर दिया। इससे में क्या हुआ कि अब हर साल, अब हर साल संसद को बुलाना ही पड़ेगा, संसद को बुलाना पड़ेगा, संसद को बुलाना पड़ेगा। अब हर साल संसद पैसा वैसा का लेख जो तो करना पड़ेगा, लेकिन पैसा का लेख जो अभी भी लोकसभा के ही पास था। लोकसभा का मतलब क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स। अभी भी पैसा रिलेटेड जितना भी बात था ना, तो वो था हाउस ऑफ कॉमन्स का बात। हाउस ऑफ कॉमन्स के पास भी अभी भी सब कुछ था। हाउस ऑफ कॉमन डिसाइड करता था कि पैसा देना है कि नहीं। उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद संसद। ठीक है, संसद, संसद क्या होता है बेसिकली, लोकसभा राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधि। तो संसद का हम बात कर रहे हैं। तो संसद, इसके बाद यहाँ से जाने के बाद संसद में डिसाइड होता था कि मतलब कि आगे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, तभी संसद जो हम बार बार बता रहे हैं, संसद पार्लियामेंट, तो वहां पे ही ये वाला चीज को लागू किया गया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स। और तब ये जो है मतलब कि अधिक जिसका जानकारी, मतलब कि अधिक सरकार में जिसका बहुमत, सरकार मान लीजिए नहीं बना पहले, तो ब्रिटेन में यही टाइम, यही वो टाइम था जब ये वाला निर्णय लिया गया था कि अधिक वोट वाला, अधिक वोट वाला नेता ही, नेता ही बनेगा। मतलब वही सरकार चलाएगा, जिसको अधिक वोट मिलेगा वही शक्ति में रहेगा। यह कॉन्सेप्ट यहीं पर से आया था, इसी अभी ये दौरान में यही कॉन्सेप्ट आया था। संसद संसद बार बार संसद का जिक्र हो रहा था उस टाइम पे। तो बोला गया कि जो विलियम तृतीय था, तो वो बोला कि संसद ठीक है, अगर ऐसा बात है होएगा टोरी से अगर नहीं उठाना है तो ठीक है, हम नहीं उठाएंगे। 1701 सेटलमेंट एक्ट जो बना बताए थे हम आपको पहले ही, ठीक है, हम दोनों में से नहीं उठाएंगे। हम उसी आदमी को उठाएंगे जो कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता, मतलब कि बहुमत जिसको पक्ष में रहेगा, वही आदमी सबको मंत्री बनाएंगे। यहीं पे डिसीजन हुआ था। ये इसका लोकसभा का उत्थान का कहानी। लोकसभा का मतलब यही दौरान में लोकसभा बढ़ रहा था, लोकसभा का शक्ति के बारे में यही टाइम पे बताया जा रहा था कि लोकसभा ये होगा, लोकसभा वो होगा, उसको संसद बना, उसको कानून होगा, वो राजा से ऊपर होगा। हाँ, यहीं पे जो है लोकसभा को, लोकसभा को सर्वोच्च माना है, लोकसभा को उच्च माना है, उच्च माना है। मतलब लोकसभा, ब्रिटेन में लोकसभा बहुत ही ताकतवर होगा। ये यही इसी दौरान, इसी के काल में जो है यहाँ पे ये बात उठाया गया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। 4 वीडियो, 4 अभी 4 ही टॉपिक किए हुए हैं। 4 टॉपिक, उम्मीद करते हैं कि चारों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी आने वाला वीडियो में जो है पूरा का पूरा 5-6 टॉपिक अभी और एक वीडियो लगेगा। 5-6 जो है 5-6 पॉइंट जो है 5-6 पॉइंट को क्लियर कर देंगे एक ही नेक्स्ट एक वीडियो। उसका विलियम तृतीय और मेरी द्वितीय का संवैधानिक विकास हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद का काल जो होता है वो हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं, यदि पहली बार मेरे वीडियो पे एंटर किए हुए हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि इसी तरह का रिलेटेड हम पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके निकालते हैं। मतलब कि वीडियो का पार्ट 1 आ गया, उसका वीडियो का पार्ट 2 आ गया, क्योंकि हमको समझाने में वक्त लगता है, क्योंकि पूरा डिटेल से पूरा अंदर जाके समझाते हैं। तो इसलिए हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास उस तरह का सुविधा नहीं है कि हम एक ही बार में 1-1.5 घंटा का वीडियो अपलोड कर सकें। आपको हम कभी बाद में दिखाएंगे कि इस प्रकार से हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, कैसा हम साउंड को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाद में कभी। तो हाँ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 इसी तौर पे हम वीडियो निकालते हैं। तो जो भी बेल आइकन नहीं क्लिक किए हुए रहेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि पार्ट 2 भी वीडियो का आ चुका है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का ये आज को हमको लगता है चौथा क्लास होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का। अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड हम लोग स्टार्ट किया, चौथा क्लास होगा शायद। इससे पहले 1688 इंग्लैंड की क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद का टॉपिक ये, इसके बाद का टॉपिक हम लोग कुछ भी और पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं हो गया होगा सब कुछ। और हाँ, जो भी चैनल, मतलब कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी चैनल देखते हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो मेक श्योर टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे नीचे आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक। वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम आपको बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। और फिर जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अब वीडियो के कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर डायरेक्ट मैसेज के द्वारा जवाब दे सकते हैं तो देंगे। अब बना के देना पड़ेगा तो बना के भी देंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।